नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। दिल्ली का परिणाम आ गया। आम आदमी पार्टी बुरी तरह से हार गई और 26-27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। आम आदमी पार्टी ये चुनाव लोकसभा चुनाव के बाद से अगर देखा जाए तो ये पांचवां चुनाव था, जिन 5 में से 3 चुनाव विपक्ष हार गया। जो एक बढ़त लोकसभा चुनाव के दौरान इंडिया गठबंधन को मिली थी, विपक्ष को मिली थी, कांग्रेस को मिली थी, वो उसे कायम नहीं रख पाए। लेकिन इसी बीच इन 5 चुनावों में से 2 चुनाव इंडिया गठबंधन ने लड़ा, चाहे वो जम्मू कश्मीर का चुनाव हो, चाहे वो झारखंड का चुनाव हो, और गठबंधन दोनों ही जगह जीत गया। बीजेपी को, आरएसएस को दोनों ही जगह शिकस्त खानी पड़ी। हरियाणा में शुरुआत हरियाणा से हुई। हरियाणा में गठबंधन कायम नहीं रह सका। ये गठबंधन को कायम रखने के लिए दलों के बीच, घटक दलों के बीच जो समन्वय होना चाहिए, जो आपसी समझ होनी चाहिए, वो समझ लोकसभा चुनाव के बाद धीरे धीरे कम होती गई, कमतर होती गई, या यूं भी कहें कि वो समझ इन चुनावों में कहीं दिखाई नहीं पड़ी। हरियाणा में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच समझौता नहीं हुआ। नतीजा, दोनों ने सभी सीटों पर अलग अलग चुनाव लड़ा। हरियाणा में कांग्रेस को लेकर के, स्लीपर सेल को लेकर के भी बहुत सारी चीजें चली, उसकी चर्चा अभी हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस और आम आदमी ने अलग अलग अपने प्रत्याशी उतार करके नरेंद्र मोदी की बीजेपी से लड़ने का जो ख्वाब सजोया, वो धूल धूसरित हो गया। इसके बाद महाराष्ट्र में भी, महाराष्ट्र तो बुरी तरह से गठबंधन फेल हुआ। वहां आम आदमी पार्टी नहीं थी, वहां उद्धव ठाकरे थे, शरद पवार थे, राजनीति के पुराने माहिर खिलाड़ी शरद पवार। लेकिन वो भी अपनी जमीन बचा नहीं सके। इस बीच में ये कहा जा सकता है कि बीजेपी, जिसके ऊपर तमाम आरोप लगते हैं कि उसने सभी संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है, और खास तौर पर चर्चा करें चुनाव की हो रही है तो निर्वाचन आयोग की। निर्वाचन आयोग का बड़ा खेल हर जगह दिखाई दिया। अभी कल ही मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो राहुल गांधी ने, सुप्रिया सूले ने और संजय राउत ने संयुक्त रूप से की थी, उसके बारे में भी आप लोगों को बताया था कि किस तरह से वयस्क आबादी से ज्यादा
वहां के वोटर हो गए। जितनी आबादी उससे ज्यादा वोटर, ये सारी चीजें चलती रही। इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि यह बहुत बड़ा इशू है। लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से 2013 में 2012 के अन्ना आंदोलन से निकली ये बीजेपी, आम आदमी पार्टी दिल्ली में अपना झंडा गाड़ा और एक नई, बिल्कुल नई नवेली आम आदमी पार्टी ने शीला दीक्षित के 3 साल के कार्यकाल, जिसे कि आज भी दिल्ली में बेहतरीन मुख्यमंत्री और बेहतरीन कार्यकाल के रूप में देखा जाता है, उन शीला दीक्षित को ही नहीं बल्कि पूरी कांग्रेस को दिल्ली से मिटा दिया। उसका नाम लेवा कोई नहीं रह गया। 2013 में जरूर कुछ सीटें कांग्रेस को मिली थी और आम आदमी पार्टी को उसने समर्थन दिया और सरकार बनाने में मदद की। लेकिन अरविंद केजरीवाल उस गठबंधन को बहुत दिनों तक चला नहीं सके और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। 2015 में 70 सीटों वाली दिल्ली विधानसभा में से 67-68 सीटें जीत करके एक तरफा जीत हासिल की। यही कारनामा उन्होंने 2020 में भी दोहराया। लेकिन इन दोनों ही चुनावों में कांग्रेस का खाता नहीं खुला और आज जब तीसरे चुनाव की घोषणा हुई तो आम आदमी पार्टी तो 22 सीटें लेकर के विपक्ष में बैठने के काबिल हुई, लेकिन कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया लगातार तीसरी बार। लेकिन सवाल यह उठता है कि अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी चुनाव हारी क्यों? इसमें बहुत सारे विचार आएंगे, बहुत सारे लोग मंथन करेंगे, आम आदमी पार्टी भी मंथन करेगी, राजनीतिक विश्लेषक भी अपना मंथन करके कुछ निष्कर्ष निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बड़ी चीज जनता ने, बीजेपी ने जो माहौल बनाया चुनाव के पहले से ही, 2024 से ही जो शुरुआत बीजेपी ने की, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द घूमती रही और जिस पर आम आदमी पार्टी को नाज था, स्वास्थ्य और शिक्षा, उन दोनों को ही, दोनों मंत्रियों को एक शराब घोटाले में एक एक करके सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उस शराब घोटाले का आरोपी बना करके जेल में डाल दिया और एक ऐसा नैरेटिव पेश किया कि वो आम आदमी पार्टी, वो अरविंद केजरीवाल जो कांग्रेस के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुद्दा लेकर के आए थे, जन लोकपाल का मुद्दा लेकर के आए थे, उन्हें भ्रष्टाचार के दलदल में डुबो दिया। और तो और उससे कुछ बचा खुचा रहा तो नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की दिल्ली के इस बार के चुनावों को लेकर के, तो सीधा सीधा हमला किया। एक साधारण सी व्यक्ति छोटी सी गाड़ी
छोटा सा घर, उसी की राजनीति करने के लिए आने वाले अरविंद केजरीवाल के शीश महल पर हमला बोला गया और जनता के बीच ये समझाने की कोशिश की गई कि अरविंद केजरीवाल मिस्टर क्लीन नहीं है। मुद्दा यमुना का भी उठा, मुद्दा झुग्गी झोपड़ियों का भी उठा, मुद्दा दिल्ली के दंगों का भी उठा, मुद्दा किसानों का भी था। इन सब के चक्रव्यूह में और इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये गिफ्ट राजीव कुमार को नरेंद्र मोदी को देना था, वो उन्होंने दे दिया, ऐसा भी कहा जा सकता है। लेकिन एक चीज तो तय हो गई, नरेंद्र मोदी की शैली, उसको कॉपी करके दूसरा कोई बहुत दिनों तक चल नहीं सकता है, टिक नहीं सकता है। और ये गलती अरविंद केजरीवाल ने की कि वो नरेंद्र मोदी की कॉपी करने लगे। मोदी की गारंटी, केजरीवाल की गारंटी। लेकिन इसमें एक बड़ा फर्क था। केजरीवाल अपने आप को बीजेपी, आरएसएस और नरेंद्र मोदी की छाया से खुद को अलग नहीं कर पाए। वो उसी रास्ते पर चल निकले जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। बार बार लोग ये आरोप लगाते रहे कि ये तो मायावती की तरह ही बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। जहां जहां आज लोग कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा सकते हैं कि कांग्रेस ने चुनाव लड़कर अरविंद केजरीवाल के लिए गड्ढा खोद दिया और बीजेपी का रास्ता साफ कर दिया, तो ये काम तो वर्षों से, पिछले 10-12 सालों से अरविंद केजरीवाल भी करते रहे हैं। हरियाणा, पंजाब, गुजरात, हर जगह वोट काटने का ही तो काम किया है इन्होंने। ये भी एक नैरेटिव है। इस बात को भी दिल्ली की जनता, देश की राजधानी दिल्ली, वहां की जनता, जहां की पूरा देश समाता है, उन चीजों को, उन बातों को बखूबी समझती है। और जो एक बीच का रास्ता था कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, वो रास्ता भी आज मिट गया। और अब सीधे सीधे वैचारिक लड़ाई जो है वो सामने आ चुकी है। कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, आरएसएस। इसमें आम आदमी पार्टी जैसी कोई बात बनती ही नहीं है, क्योंकि इन 12 सालों में अरविंद केजरीवाल ने कोई विचारधारा की बात कभी नहीं की, बनाया ही नहीं। वो वैचारिक राजनीति से हमेशा दूर रहे। अरविंद केजरीवाल केवल पानी, बिजली, दवाई, पढ़ाई, इससे राजनीति चलती नहीं है। और इस बीच भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी ने जो अपने अंदर परिवर्तन लाया,
और मैं कई बार कह चुका हूं कि उन्होंने नेहरू के समाजवाद को लेकर के जिस तरह से हर तबके को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की या कर रहे हैं, उसमें वो बहुत हद तक अभी सफल नहीं हो पाए हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आगे अभी बहुत समय बाकी है। एक पराजय की एक लंबी श्रृंखला को लेते हुए राहुल गांधी नई विचारधारा के साथ, कांग्रेस की विचारधारा, महात्मा गांधी की विचारधारा, पंडित नेहरू की विचारधारा को लेकर के, डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को लेकर के वो आगे बढ़ रहे हैं। वो संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र की रक्षा की बात कर रहे हैं। तो अब एक सवाल जरूर है कि भारत की राजनीति से अब क्षेत्रीय दलों का प्रभुत्व क्या धीरे धीरे घटने लगा है और ये सिलसिला क्या आगे भी जारी रहेगा? क्या आने वाले दिनों में क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व मिट जाएगा और देश में केवल दो ही दल सामने रह जाएंगे? सवाल ये भी बहुत बड़ा उठ चला है। बीजेपी ने हिंदुत्ववादी राजनीति को आगे बढ़ाया। तमाम विश्लेषक ये कहते रहे कि वो हिंदुत्ववादी राजनीति से कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन बीजेपी और आरएसएस ने मिलकर के अपनी वैचारिकी को एक बड़े जनमानस के बीच गहरी पैठ बना ली है। वो चाहे 5 किलो अनाज का मामला हो, धर्म का मामला हो, अन्यथा ये माना जा रहा था कि कुंभ के हादसे के बाद कुछ चीजें बदलेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। न केवल दिल्ली बल्कि लोकसभा चुनाव में पूरे देश में अयोध्या ने एक बड़ा उदाहरण पेश किया था जब वहां से बीजेपी हार गई थी। इसको इंडिया गठबंधन ने खूब भुनाया, लेकिन मिल्कीपुर समाजवादी पार्टी बुरी तरह से हार गई। यानी आपको याद दिला दूं कि जब हरियाणा चुनाव कांग्रेस हारी थी तो सभी क्षेत्रीय क्षत्रपों ने एक स्वर से कहा था कि कांग्रेस ने गठबंधन को तोड़ा है, जिसका नतीजा, जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा है। आज दिल्ली में क्या हुआ? किसने तोड़ा? आरोप फिर भी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कांग्रेस के ऊपर ही इसका ठीकरा फोड़ने की कोशिश करेगी कि उसी ने मुझको हरा दिया, उसी ने हमको हरा दिया। लेकिन ऐसा है नहीं। आम आदमी पार्टी को कांग्रेस ने नहीं हराया। आम आदमी पार्टी अपनी करतूतों से हारी और बीजेपी ने हराया है। आप अरविंद केजरीवाल अपने आप को नरेंद्र मोदी जिस ढंग से समझने लगे थे, यह उनकी सबसे बड़ी भूल थी।
कांग्रेस पिछले चुनाव 2020 के चुनाव की तुलना में 2% वोट शेयर गेन किया है कांग्रेस ने, लेकिन कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को हराया हो ऐसा पूरी तरह से नहीं है, क्योंकि एक वैचारिक लड़ाई के बीच में, कांग्रेस और बीजेपी आरएसएस के बीच में, इसे समझना पड़ेगा क्षत्रपों को भी कि उनकी लड़ाई है किससे। लेकिन बहुत पहले से कहा जा रहा है कि अन्ना आंदोलन के पीछे किसका हाथ था। आरएसएस का नाम उसमें बड़ी प्रमुखता से लिया जाता है, तभी तो आरएसएस और बीजेपी की बी टीम के रूप में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को देखा जाता था। उनकी कोई अपनी वैचारिकी वो बना नहीं पाए और इस चुनाव में भी वो मोहन भागवत को पत्र लिखने लगे। वहीं कांग्रेस का विजन पूरी तरह से क्लियर है, राहुल गांधी का विजन पूरी तरह से क्लियर है कि लड़ाई और किसी से नहीं, बीजेपी और आरएसएस की वैचारिकी से। लेकिन कांग्रेस के भीतर बैठे स्लीपर सेल, हिंदू माइंडेड, बीजेपी माइंडेड लोग आज भी राहुल गांधी जो चाह रहे हैं जिस तरह की कांग्रेस को, उस तरह की कांग्रेस बना नहीं पा रहे हैं। इसके पीछे वो स्लीपर सेल है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच अगर लड़ाई है नेशनल लेवल पर, तो कांग्रेस को सबसे पहले अपने संगठन को देखना पड़ेगा, उसमें बदलाव करना पड़ेगा। मैं कई बार कह चुका हूं, उनके अपने ढर्रे को बदलना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस से मुकाबला इतना आसानी से होना नहीं है। इस बात को कांग्रेस भले ही समझ चुकी हो, कांग्रेस का नेतृत्व समझ चुका हो, लेकिन जो असल कांग्रेस है, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो उनके नेता हैं, उन्हें समझना पड़ेगा। तब ये लड़ाई आमने सामने की होगी, क्योंकि आज की तारीख में कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी उसके पास उसका संगठन न होना है। दिल्ली में भी बहुत बाद में कांग्रेस ने लड़ाई शुरू की, तब तक तो खेल हो चुका था और आखिरी दिनों में जो कुछ वो कर सकते थे उसके जरिए उन्होंने 2-2.5% वोट शेयर अपने पक्ष में कर लिया। ये शुरुआत है। विपक्ष को यह समझना पड़ेगा कि कांग्रेस को गाली दे करके, कांग्रेस को माइनस करके देश की राजनीति नहीं की जा सकती है, क्योंकि वो आपके सामने आरएसएस और बीजेपी है, जिससे पूरे देश में अगर कोई लड़ सकता है तो वो कांग्रेस से ही लड़ सकती है। लेकिन आज की जीत, आज के चुनाव परिणाम ने बहुत सारे समीकरणों को ध्वस्त भी किया है और बहुत सारी चीजों का के लिए एक नया रास्ता भी खोल दिया है।
आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल का वो पोस्टर जिसमें कि राहुल गांधी को बेईमानों की श्रेणी में रखा गया, वो भी एक बड़ा फैक्टर रहा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रही आतिशी सिंह, जिस विधानसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़ रही थी और उनके खिलाफ जो थे, ये एक अच्छी बात हुई कि वो विधूड़ी साहब चुनाव हार गए। वो विधूड़ी जिन्होंने संसद के अंदर दानी शैली को लेकर के जिस अंदाज में जो कुछ भी कहा सुना था, या उसके बाद दिल्ली के चुनाव में जब उन्होंने प्रियंका गांधी पर हमला किया, आतिशी सिंह पर हमला किया, वहां की जनता ने उन्हें हरा दिया, सबक सिखा दिया। वहां की महिला मतदाताओं ने विधूड़ी को उनके घर का रास्ता दिखा दिया। अरविंद केजरीवाल हो या कोई भी छत्रप हो, उन्हें यह समझना पड़ेगा कि अगर आप एक बड़े कारीगर के खिलाफ खड़े हैं तो एकजुटता माने केवल अपने लिए नहीं होता है। अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी को बेईमानों की श्रेणी में खड़ा करते हैं, और वो राहुल गांधी जब ये सब कुछ जानते देखते हुए कि यही अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने दिल्ली से हमारा बुरिया बिस्तर समेट दिया था, जब वो जेल जाते हैं तो उनके पक्ष में राहुल गांधी खड़े होते हैं, हमारा नेता कहते हैं। वो इतना बड़ा जिगरा, इतना बड़ा दिल अरविंद केजरीवाल कभी नहीं दिखा पाए। गठबंधन क्या होता है, गठबंधन कैसे चलता है, इस बात को हर लोगों को समझना पड़ेगा। और अब देश की जो राजनीति है, उसने जो नया रास्ता अख्तियार किया है, उसमें इंडिया गठबंधन हो और कांग्रेस हो, दोनों को गंभीरता के साथ मंथन करना होगा, अपनी ताकत को मजबूत करना होगा, स्लीपर सेल को बाहर का रास्ता दिखाना पड़ेगा। केवल और केवल चुनाव आयोग पर हमला करके आप देश की जनता की सहानुभूति को हासिल नहीं कर पाएंगे। इसके लिए राहुल गांधी जब संविधान की बात करते हैं, जाति जनगणना की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, गरीबी की बात करते हैं, असमानता और समानता की बात करते हैं, सबको उसी लाइन पर चलना पड़ेगा। आज देश को इसी की जरूरत है, और ये चीज दिल्ली के चुनाव ने साबित कर दिया है। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।